हेलो फ्रेंड्स, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं वीट कल्टीवेशन के बारे में। वीट का बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्रोमोसोम नंबर 6n इज इक्वल टू 46। फैमिली ग्रैमिनी। ओरिजन साउथ ईस्ट एशिया। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया। अब देखते हैं इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। इम्पोर्टेंस फॉर ब्रेड, बिस्किट, स्ट्रॉ इज़ यूज्ड एज फूड फॉर एनिमल। जो वीट का स्ट्रॉ होता है ना, वो एनिमल्स के लिए एज ए फूड यूज़ होता है। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, सबसे पहले कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में आता है क्लाइमेट। वीट के लिए कैसी क्लाइमेट चाहिए। वीट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके लिए ठंडी क्लाइमेट होनी ज़रूरी है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वीट जर्मिनेशन इज़ 23 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 12 to 18 डिग्री सेल्सियस इज़ गुड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी जब उगना शुरू करती है उसके लिए तो 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन इसकी ग्रोथ के लिए 12 to 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। द टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट गुड फॉर जर्मिनेशन ऑफ क्रॉप। अगर 25 से ज़्यादा होगा तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी और अच्छी जर्मिनेशन नहीं होगी। अगला है अपना सॉइल। वीट कैन बी ग्रोन ऑन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सॉइल, but clay, loam or loamy soil is best for wheat cultivation, having pH range of 6 to 7. Highly alkaline soil is not good for cultivation of wheat. जो वीट है वो ऑलमोस्ट सभी तरह की सॉइल पे हो जाता है, लेकिन क्ले, लूम और लूमी सॉइल इसके लिए बेस्ट है, जिसका पीएच 6 to 7 होना चाहिए। लैंड प्रिपरेशन एंड सीड बेड। For fine seed bed and for well growth and development of land is plowed 2 to 3 times followed by planking। इसके सीड बेड तैयार करने के लिए हमें 2 से 3 बार प्लो मारने चाहिए धरती पर और 1 या 2 बार प्लैंकिंग करनी चाहिए। सीड रेट 40 kg per acre well clean and graded seed should be used and it vary फ्रॉम वैरायटी टू वैरायटी। वैसे तो 40 kg चाहिए, लेकिन वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है, किसी को 45 भी हो सकता है, किसी को 50 भी हो सकता है। सोइंग मेथड, किस किस मेथड से हम इसको सोइंग कर सकते हैं। बाय सीड ड्रिल, ब्रॉडकास्टिंग, ज़ीरो टिल ड्रिल, हैप्पी सीडर, बाय डायरेक्शनल सोइंग। जो सिंपल सीड ड्रिल है उसमें तो जैसे सिंपल सीड ड्रिल होती है उसके लिए हमें प्लो करना चाहिए और प्लैंकिंग भी चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग में होता है हम इसमें कोई सीड ड्रिल नहीं यूज़ करते, इसमें हम हाथों से बिखेर देते हैं और बाद में कोई हल वगैरह से थोड़ा ऊपर ऊपर से चला देते हैं और उसमें मतलब अपनी जर्मिनेशन हो जाती है। जो जीरो टिल ड्रिल है और हैप्पी सीडर है इसमें हमें प्लोइंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही इसको हम सोइंग कर देते हैं। बाई डायरेक्शनल सोइंग में होता है हम जिस जिस भी ज़मीन पर हम सोइंग कर रहे हैं उसमें 2 डायरेक्शन में मतलब 2 बार सोइंग होती है उसी ज़मीन पर, और इससे फ़ायदा क्या होता है, हमें 2 से 4 क्विंटल पर एकड़ में हमें जो ईल्ड है वो ज़्यादा मिल जाती है। अब आता है सीड का ट्रीटमेंट। फंगस से बचाने के लिए, टर्माइट वगैरह से बचाने के लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रेक्सिल @1 ग्राम/kg, पविस्टन @3 ग्राम/kg, कैप्टन @3 ग्राम/kg। थिरम भी होती है, थिरम से भी हम 3 ग्राम/kg से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सोइंग टाइम, सोइंग ऑफ वीट इज़ डन इन द एंड ऑफ अक्टूबर टू एंड ऑफ नवंबर। स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। फॉर गुड क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट recommended spacing is 20 to 22 सेंटीमीटर। फर्टिलाइज़र कितना डालना चाहिए। यूरिया @110 to 115 kg पर एकड़। डाई अमोनियम फॉस्फेट @55 kg पर एकड़। SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट @115 kg पर एकड़। या तो आप DAP 55 kg डाल दीजिए या SSP डाल दीजिए, ये दोनों ऑप्शनल हैं। अगर आप DAP डाल रहे हैं तो आपको SSP नहीं डालनी, अगर SSP डाल रहे हैं तो आपको DAP नहीं डालनी। MOP कितना, म्यूरेट ऑफ पोटाश @20 kg पर एकड़। आगे है अप्लाई हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन एंड फुल डोज ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम
सोइंग। जो नाइट्रोजन की है 50% डोज एंड फुल डोज, जो अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो डीएपी की फुल डोज और एमओपी की फुल डोज कब डालनी है, सोइंग के टाइम पे। एंड ब्रॉडकास्टिंग रिमेनिंग डोज ऑफ नाइट्रोजन इन टू इक्वल प्रोपोर्शन ड्यूरिंग इरीगेशन, मतलब फर्स्ट और सेकेंड इरीगेशन में जो आपकी नाइट्रोजन बची हुई है 50%, उसको 25% करके फर्स्ट इरीगेशन पे देनी है 25% जो बच गई, और अगली वाली जो बची हुई है वो सेकेंड इरीगेशन में। अप्लाई 25% लेस नाइट्रोजन इफ़ द क्रॉप इज़ ग्रोन आफ्टर लेग्यूमिनस क्रॉप। अगर आपकी जो वीट क्रॉप है वो गवार के बाद बीज रहे हैं, आप उसको मूंग के बाद बीज रहे हैं, तो आपको जो नाइट्रोजन की डोज है वो 25% कम रखनी, क्योंकि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट कम चाहिए होती है। अगला आ गया इसमें वैरायटीज़, वीट में कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। फर्स्ट टाइमली सोन वैरायटीज़ कौन सी है, PBW621। इसमें क्या, इसकी हाइट छोटी है, 100 सेंटीमीटर प्लांट हाइट है, इसमें परफ्यूज टिलरिंग है, ईयर आर मीडियम डेंस, टेपरिंग इन शेप, ग्रेन्स आर हार्ड मीडियम बोल्ड लस्ट्रस, इट इज़ रेजिस्टेंट, जो मेन बात अभी, इट इज़ रेजिस्टेंट टू येलो एंड ब्राउन रस्ट एंड ससेप्टिबल टू करनाल मट, मतलब इसमें जो डिजीज़ हैं वीट की येलो एंड ब्राउन रस्ट वो तो होगी नहीं, करनाल बंट होगी क्योंकि इसके ससेप्टिबल है। इट इज़ मेच्योर इन 158 डेज, एवरेज ईल्ड 21.9 क्विंटल पर एकड़। अगली वैरायटी है DBW17, इसमें होता है प्लांट हाइट 87, बाकी परफ्यूज टिलरिंग डेंस मीडियम वो सेम है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू येलो एंड ब्राउन रस्ट, ये भी रेजिस्टेंट है, एंड लेस ससेप्टिबल टू करनाल बंट, मतलब ये उससे कम ससेप्टिबल है, पहले वाली को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, इसको कम करेगी। एंड इट मैच्योर इन 155 डेज विद एवरेज यील्ड ऑफ 20 क्विंटल पर एकड़। अगली वैरायटी है PBW550। द प्लांट हाइट इज़ 86 सेंटीमीटर, इट मैच्योर इन 146 डेज, एवरेज यील्ड ऑफ 21 क्विंटल पर एकड़, रेस्ट सेम एज DBW17। नेक्स्ट वैरायटी PBW343। द प्लांट हाइट इज़ 100 सेंटीमीटर, रेस्ट सेम एज DB, मतलब इनमें जो है जो वैरायटीज़ है इनमें हाइट का डिफरेंस है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। अगला आ गया लेट सोन वैरायटीज़, जो हमें लेट मतलब सोइंग जिनकी लेट हो जाती है उनके लिए। इसमें है PBW590। इट इज़ डबल डवार्फ का मतलब होता है छोटी हाइट वाली, विद एवरेज प्लांट हाइट 80 सेंटीमीटर, द ईयर आर मीडियम डेंस टेपरिंग इन शेप, शेप यहाँ पर शेप है गलती से लिखा गया। इट इज़ रेजिस्टेंट टू येलो एंड ब्राउन रस्ट एंड ससेप्टिबल टू करनाल बंट एंड लूस मड, ये डिजीज़ हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इट इज़ मेच्योर इन 128 डेज विद एवरेज यील्ड ऑफ 16.4 क्विंटल पर एकड़। इसमें यील्ड कम है क्योंकि ये लेट वैरायटीज़ है। अगली आ गई PBW509। प्लांट हाइट 85, डार्क ग्रीन फॉलिएज, मेच्योर इन 130 डेज एंड यील्ड 60 क्विंटल पर एकड़। रेन फेड वैरायटीज़, रेन फेड वैरायटीज़ वो होती हैं यहाँ पर इरीगेशन कम होती है, एक दो इरीगेशन होती है, बाकी रेन पे डिपेंड करती है, इनमें भी यील्ड कम होती है। जैसे PBW527 डबल डवार्फ वैरायटी है, प्लांट हाइट 100 सेंटीमीटर है, रेजिस्टेंट टू येलो एंड ब्राउन रस्ट है, 160 डेज में मैच्योर होती है और एवरेज यील्ड इसमें 14 क्विंटल पर एकड़। अगली वैरायटी आ गई PBW175। इनमें भी ये मतलब 110 सेंटीमीटर हाइट है, मैच्योर इन 165 डेज, एवरेज यील्ड 13 क्विंटल, रेस्ट सेम एज PBW527। अब आ गया इरीगेशन, हमें वीट को कितनी इरीगेशन देनी चाहिए, फर्स्ट कब देनी चाहिए, क्या करना चाहिए। फर्स्ट इरीगेशन इज गिवन एट 25 डेज आफ्टर सोइंग डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल रिक्वायरमेंट एंड सॉइल टाइप। जो वैसे तो 25 डेज के लिए देनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी सॉइल हल्की है उसमें पानी कम रुकता है तो हमें 20 डेज में भी कई बार दे देते हैं और 30 डेज में भी दे देते हैं, ये वेरी करता है आपकी सॉइल कैसी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल द वीट क्रॉप रिक्वायर 4 to 5 इरीगेशंस। अगला है हार्वेस्टिंग। द क्रॉप इज हार्वेस्टेड व्हेन इट्स कलर टर्न येलो गोल्डन येलो एंड क्रॉप रीच एट प्रॉपर मैच्योरिटी स्टेज, मतलब जब क्रॉप का कलर गोल्डन येलो हो जाता है तब इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अगला आ गया वीड कंट्रोल।
हम इसमें खरपतवार या वीड को कैसे कंट्रोल करते हैं? पहला मेथड क्या है? कल्चरल मेथड बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। बाय अर्ली सोइंग, हम इसको पहले सोइंग करके रोक सकते हैं। बाय सेलेक्टिंग क्विक ग्रोइंग वराइटीज़ लाइक PBW 343। अर्ली सोइंग वराइटीज़ में क्या होता है कि देखिए, अगर जो हमारी क्रॉप है वो पहले ही उग जाएगी तो वीड को मतलब उगने के लिए स्पेस ही नहीं बचेगी, तो वो होगा ही नहीं। नेक्स्ट आ गया केमिकल मेथड। हम स्प्रे वगैरह करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट आ गया फॉर ब्रॉड लीफ वीट, मतलब जिनके लीव्स का साइज चौड़ा है उनके लिए क्या है? 2,4-D। उनके अगर उसमें यहाँ जैसे लिख रखा है फॉर बाथू स्प्रे 2,4-D सोडियम 80% एट द रेट 25 ग्राम पर 200 लीटर ऑफ वाटर आफ्टर 30 to 45 days। सेम स्प्रे अलग्रिप 10 ग्राम पर एकड़। फॉर वाइल्ड ओट स्प्रे एवाडेक्स एट द रेट 1 लीटर पर एकड़। फॉर प्लेरिस माइनर, जिसको गुल्ली डंडा कह देते हैं, स्प्रे टॉपिक और रक्षक प्लस। अप्लाई पेंडीमेथिलिन एट द रेट 1 लीटर पर एकड़ इन 200 लीटर ऑफ वाटर विद इन 2 days ऑफ सोइंग और बिफोर फर्स्ट इरीगेशन। यो जो पेंडीमेथिलिन है ना, इसको ये आता है प्री इमरजेंस वीड कंट्रोल में। अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं ये वीड को उगने ही नहीं देता। या तो इसको फर्स्ट इरिगेशन से पहले, मतलब इरिगेशन कर रहे हैं उस टाइम पे अप्लाई कर दो पानी में, या मतलब सोइंग के 2 दिन बाद कर दो, इससे मतलब वीड अपने होंगे ही नहीं। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट। इंसेक्ट पेस्ट कौन से हैं वीट में? सबसे पहला आ गया टर्माइट। इट डैमेज द क्रॉप सून आफ्टर सोइंग एंड नियर मैच्योरिटी स्टेज एंड द प्लांट ड्राई अप कम्प्लीटली। ये मतलब क्रॉप जब उगती है तब डिस्ट्रॉय करता है, और जब मैच्योरिटी स्टेज मतलब हार्वेस्टिंग वाला होता है तब डिस्ट्रॉय करता है। कंट्रोल क्या इसका? ट्रीट द सीड विद थाइडन एट द रेट 7 ml पर kg ऑफ सीड। एफिड, इट डैमेज द क्रॉप बाय डिसकलरिंग द लीव्स। ये मतलब जो हमारे लीव्स होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है, उनको येलो कर देता है, उसको डिस्कलरेशन कर देता है। कैसे इसका कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल अप्लाई स्प्रे 40 kg एमिडाक्लोप्रिड इन 100 लीटर ऑफ वाटर पर एकड़। अगला आ गया आर्मी बॉम्ब। इट अटैक द क्रॉप ड्यूरिंग मार्च अप्रैल बाय डैमेजिंग द क्रॉप। हार्वेस्टिंग सीजन में ये अटैक करता है क्रॉप पे। इसका कंट्रोल क्या है? स्प्रे इकलक्स एट द रेट 500 ml इन 100 लीटर्स ऑफ वाटर पर एकड़। फोर्थ ग्राम पोड बोरर। इट अटैक द क्रॉप एट मैच्योरिटी स्टेज। इट फीड ऑन द ग्रेन इन द ईयर हेड। जो ईयर होता है, कनक की जो छल्ली होती है उसको कहते हैं, उसमें जो ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर ये फीड करता है। इसका क्या कंट्रोल है? सेम एज आर्मी वो, मतलब इकलेक्स एट द रेट 500 ml इन 100 लीटर ऑफ वाटर। फिफ्थ पिंक स्टेम बोरर। इट अटैक वीट क्रॉप एट सीडलिंग स्टेज। सीडलिंग स्टेज वो होती है जब क्रॉप जर्मिनेशन कर रही होती है, मतलब जर्मिनेशन के 5, 6, 7, 10 दिनों तक। It attacked crop at seedling stage. The larva bore into the stem of young plant and kill the central shoot। मतलब जब सीडलिंग स्टेज होती है उसमें जो स्टेम होती है प्लांट की उसमें बोर कर जाता है, मतलब उसमें होल कर देता है, तो उसको ख़त्म कर देता है। इसका क्या कंट्रोल है? सेम एज आर्मी बॉम्ब। अगला आ गया डिजीज़ ऑफ वीट। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? फर्स्ट येलोइंग। इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम। मतलब नाइट्रोजन हमें अप्लाई नहीं की अच्छी तरह से, अनफेवरेबल क्लाइमेट है, गर्मी ज़्यादा हो गई, एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम मतलब हमारी क्रॉप में पानी ज़्यादा देर तक रुका रहा। इट स्टार्ट फ्रॉम द टिप ऑफ लीफ अलॉन्ग एजिस। ये जो डिजीज़ है ये मतलब जो लीफ है ना उसका टिप होता है, किनारे से स्टार्ट होकर पूरे लीफ में फैल जाती है, और उसके बाद जो प्लांट है वो पूरा ही येलोइंग हो जाता है। इट मे आल्सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर की डेफिशिएंसी के कारण भी होती है। इसका कंट्रोल क्या है? अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण हुई है तो उसमें नाइट्रोजन की डोज को अप्लाई करें। अनफेवरेबल क्लाइमेट, इसका तो कोई इलाज नहीं है, क्लाइमेट चेंज होगी तभी सही होगी। पुअर ड्रेनेज सिस्टम मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें। अगर सल्फ़र की डेफिशिएंसी से हुई है तो सल्फ़र अप्लाई करें। देखिए आप देख सकते हैं कि जो इस पिक्चर में है, मतलब इसकी जो लीफ है उसके टिप से स्टार्ट हो रही है और पूरा जो लीफ है वो येलोइंग हो रहा है। अगली डिजीज़ आ गई हम अपनी
वीट रस्ट, ये दो प्रकार की होती हैं, येलो रस्ट एंड ब्राउन रस्ट। येलो पस्ट्यूल आर फॉर्म ऑन द लीफ विच कन्वर्ट इनटू स्ट्रिप्स। ब्राउन रस्ट में क्या होता है, राउंड इरेगुलर पैचेस आर फॉर्म इन क्लस्टर ऑन लीव्स। कंट्रोल, ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटी लाइक PBW 621, PBW 550 एंड PBW 502। स्प्रे टिल्ट शाइन बम्पर एट द रेट 200 ml in 200 लीटर ऑफ वाटर पर एकड़ एट 15 डे इंटरवल। इसमें क्या होता है, वीट रस्ट में जो छोटे छोटे पेस्ट्यूल है वो लीफ पर बनने शुरू होते हैं और उनकी बाद में स्ट्रिप्स बनने लगती हैं, मतलब इससे यील्ड भी कम होती है और इसकी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। थर्ड, लूज मड, द फंगस डिस्ट्रॉय द ईयर कंप्लीटली टर्निंग देम इनटू ब्लैक लूज पाउडरी मास हैविंग स्पोर्स। इसमें क्या होता है, जैसा आप देख रहे हैं लूज मड में पूरा का पूरा जो ईयर होता है वो ही ब्लैक हो जाता है, उसमें जो ग्रेन्स है वो ख़त्म हो जाते हैं और अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ब्लैक ब्लैक पाउडर बार आता है। कंट्रोल क्या है, रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर सकते हैं लाइक PBW 291, ट्रीट द सीड विद फंगीसाइड बिफोर सोइंग। करनाल बंट क्या है, इन ईयर फ्यू ग्रेन्स आर इन्फेक्टेड विच गिव आउट ब्लैक पाउडरी मास ऑन प्रेसिंग। इसमें मतलब लूस मड और करनाल बंट में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। जो करनाल बंट है इसमें तो होता है कि थोड़े ग्रेन ही इफेक्टेड होते हैं पूरे ईयर के, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में सिर्फ 7-8 जो ग्रेन है वो इफेक्टेड है। जो लूस मड है उसमें पूरा का पूरा ही मतलब जो ईयर होता है उसके सारे ग्रेन्स ब्लैक हो जाते हैं और इसमें कुछ होते हैं, है दोनों में ही ब्लैक होते हैं पर करनाल बंट में कुछ कुछ होते हैं, जैसे 7-8 हो गए। जो लूस मड है उसमें पूरे होते हैं, दोनों में ही ब्लैक पाउडरी मास बनता है। कंट्रोल क्या है उसका, लूस मड का, करनाल बंट का, रेजिस्टेंट वैरायटीज ग्रो कर सकते हैं और टिल्ट की स्प्रे कर सकते हैं एट द रेट 200 ml इन 200 लीटर ऑफ वाटर। एंड फिफ्थ डिजीज, पाउडरी मिल्ड्यू, फंगस डेवलप white flowery spot on the above ground part of plant which change in color into gray or reddish brown. Infected plant becomes stunted due to reduction in size and number of leaves। इसमें क्या होता है, जो मतलब लैंड से ऊपर वाला पोर्शन होता है सारा पार्ट उसमें फंगस हो जाती है, जो लीफ होते हैं उसमें कलर चेंज हो जाता है, ग्रे हो जाता है या रेडिश ब्राउन हो जाता है। जो स्टंटेड प्लांट की ग्रोथ है वो स्टंटेड होती है, मतलब रुक जाती है ड्यू टू रिडक्शन इन साइज एंड नंबर ऑफ लीव्स, क्योंकि जो फंगस होती है वो लीफ को पूरी तरह ख़राब कर देती है और लीफ क्या होता है इसमें टूटकर नीचे गिर जाता है। इसका क्या कंट्रोल है, इसके लिए हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ ग्रो करनी चाहिए लाइक TL 2908, TL 1010। स्प्रे कैराथिन एट द रेट 50 ml इन 100 लीटर्स ऑफ वाटर। ये देखो इसमें है जो अपना लीफ होता है उसमें पूरा का पूरा फंगस का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है और ये पूरे ही लीफ को या अपना प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये था आपका लास्ट पेज वीट कल्टीवेशन का। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी विद अननोन सर।